नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एंटरटेनमेंट एंड स्टडी पर। मैं शिवम तिवारी आज आपके लिए लेकर आया हूँ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, जिसे हम NCF 2005 के नाम से भी जानते हैं, जिसे राष्ट्र पाठचर्या कार्यक्रम या फिर राष्ट्र पाठचर्या की रूपरेखा के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर मैंने वो सभी प्रश्न सम्मिलित करने का प्रयास किया है जो कि आपके सुपर टेट, सी टेट, यूपी टेट या फिर आगामी रीट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, NCF 2005 का प्रमुख उद्देश्य क्या है? NCF 2005 का प्रमुख उद्देश्य क्या है? हमारा विकल्प है, पहला विकल्प है बालकों को अधिक गृह कार्य देना, दूसरा है तनाव व बोझ मुक्त शिक्षा प्रदान करना। तो दोस्तों, हम लोग ये जानते हैं कि जो भी निगेटिव चीज़ें होती हैं वो भी शिक्षा का जो भी प्रारूप बनाया जाता है उसमें बच्चे पर कोई भी दबाव को या फिर कोई भी निगेटिव थिंग को हम लोग तुरंत ही नेगलेक्ट कर देते हैं, उस ऑप्शन से हटा देते हैं। जैसे कि इसमें पहला जो हमारा विकल्प है बालकों को अधिक गृह कार्य देना, तो यह तो बिल्कुल ही गलत ऑप्शन होगा, इसको हम नहीं ले सकते हैं, ये गलत होगा। तनाव व बोझमुक्त शिक्षा प्रदान करना ये सही लग रहा है कुछ मायने में, और कठोर दंड द्वारा अनुशासन बनाए रखना ये भी निगेटिव है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो उपयुक्त सभी विकल्पों में से जो हमारा विकल्प 2 है, तनाव व बोझमुक्त शिक्षा प्रदान करना, यह विकल्प सबसे उपयुक्त है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प 2, तनाव व बोझ मुक्त शिक्षा प्रदान करना। यह हमारा NCF 2005 का प्रमुख उद्देश्य है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा प्रश्न नंबर 2 है, तनाव व बोझ मुक्त शिक्षा की नींव किसने रखी थी? ठीक है, NCF 2005 जो इसमें तनाव व बोझ मुक्त शिक्षा की नींव थी वो किसने रखी थी? हमारे विकल्प हैं रूसो, दूसरा विकल्प है कॉल्विन, तीसरा विकल्प है प्रोफेसर यशपाल शर्मा, या फिर चौथा विकल्प है गेट्स। तो दोस्तों, आप लोगों को बताना है कि तनाव व बोझ मुक्त शिक्षा की नींव सबसे पहले किसने रखी थी। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा, इसका सही जो उत्तर होगा वो होगा प्रोफेसर यशपाल शर्मा। प्रोफेसर यशपाल शर्मा जी ने तनाव व बोझ मुक्त शिक्षा की नींव रखी थी। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 3, NCF 2005 में कुल सक्रिय सदस्यों की संख्या कितनी थी? दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जिसमें काफ़ी बच्चे गलत ऑप्शन को टिक कराते हैं एग्ज़ाम में, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा विवादित क्वेश्चन रहता है। अगर आपको इसको ढंग से इसके बारे में फुल जानकारी है, अच्छे से जानकारी है, तो आपका प्रश्न ये कभी गलत नहीं होगा। तो NCF 2005 में कुल सक्रिय सदस्यों की संख्या कितनी थी? एक प्रश्न इसमें पूछा जाता है कि NCF 2005 में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी और कुल सक्रिय सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो कुल सक्रिय सदस्यों की अगर हम बात करेंगे तो NCF 2005 में कुल सक्रिय सदस्यों की संख्या थी 38। ठीक है, पहला ऑप्शन है 40, दूसरा है 32, तीसरा है 65 और चौथा है 38। इसमें 38 सदस्यों को पूरे हमारे शामिल किया गया था, जिसमें कि 35 सदस्य जो थे वो NCF की कार्यकारी समिति के थे और 3 सदस्य जो थे वो NCERT की तरफ थे। तो 35 + 3 ये 38 हो जाता है इस तरीके से। तो अगर आपसे पूछा जाए कुल सदस्यों की संख्या तो आप 38 लगाएंगे, और केवल आपसे पूछा जाए कि NCF की कार्यकारी समिति के सदस्य कितने थे तो उसमें 35 थे, बाकी 3 जो थे वो NCERT के सदस्य थे। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा प्रश्न नंबर 4 है, NCF की कार्यकारी समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? देखा दोस्तों, तो इसमें इस तरह से क्वेश्चन को घुमाया जाता है कि NCF की कार्यकारी समिति के सदस्य की संख्या पूछेंगे, तो कार्यकारी समिति के सदस्य की अगर संख्या हमसे पूछेंगे तो उसका हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? हमारा पहला ऑप्शन है 40, दूसरा ऑप्शन है 30, तीसरा ऑप्शन है 38 और चौथा ऑप्शन है 35। तो अगर सक्रिय सदस्यों की संख्या हमसे पूछेगा तो कुल सक्रिय सदस्य हैं हमारे 35। ठीक है, सक्रिय सदस्यों की बात करेगा अगर NCF की कार्यकारी समिति के सदस्यों की संख्या पूछा जाएगा तो उसमें 35 सदस्य होंगे, बाकी 3 सदस्य NCERT के थे। और कुल सदस्यों की बात की जाएगी तो हम लोग का आंसर क्या होगा? 38। तो हम लोग 38 पर टिक लगाएंगे, 38। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 5, NCF 2005 का निर्माण कितनी भाषाओं में किया गया?
दोस्तों आप सभी इसका जवाब देने की कोशिश करिए। एनसीएफ 2005 का निर्माण कुल कितनी भाषाओं में किया गया? तो इसका सही ऑप्शन है, चलिए ऑप्शन पहले पढ़ लेते हैं। हमारा पहला ऑप्शन है, पहला है 29 यानी कि 29, दूसरा है 15, तीसरा है 66 और तीसरा है 22। तो एनसीएफ 2005 का निर्माण कुल कितनी भाषाओं में किया गया? इसका सही ऑप्शन होगा, सही आंसर जो होगा वो हमारा होगा 22 भाषाओं में। तो एनसीएफ 2005 का निर्माण कुल 22 भाषाओं में किया गया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 6। एनसीएफ 2005 का निर्माण करने का आदेश किसके द्वारा दिया गया? एनसीएफ 2005 का निर्माण करने का आदेश किसके द्वारा दिया गया था? पहला ऑप्शन है एससीईआरटी, दूसरा है एमएचआरडी, तीसरा है एनसीईआरटी और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। सो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो होगा हमारा एमएचआरडी। ठीक है, एमएचआरडी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 7। एनसीएफ 2005 के सचिव का क्या नाम था? एनसीएफ 2005 जो हमारी राष्ट्र पाठचर्या की रूपरेखा है, ये इसके सचिव का क्या नाम था? किन्होंने सचिव पद को निर्वहन किया था? उनके नाम क्या है? उनका नाम क्या है? तो पहला ऑप्शन है प्रोफेसर यशपाल शर्मा। प्रोफेसर यशपाल शर्मा को तो इन्होंने एनसीएफ 2005 की नींव डाली थी, और तो ये हमारा पहला ऑप्शन तो कुछ डाउट में है, ये तो मुश्किल लग रहा है होना। ऑप्शन 2 है श्वेता उत्पल, ऑप्शन 3 है विकल्प 3 है रोहित धनकर, या फिर विकल्प 4 है राकेश शर्मा। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा इस प्रश्न का सही जवाब है श्वेता उत्पल। ठीक है, श्वेता उत्पल। एनसीएफ 2005 के सचिव का नाम श्वेता उत्पल था। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप सभी वीडियो को देखते रहें, और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें और दोस्तों में ज़रूर से ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं ऐसे ही आपके लिए वीडियोस लाता रहूं। सो हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या इसकी 8 है। एनसीएफ 2005 की भाषागत अशुद्धियों को दूर करने का कार्य किसने किया? ठीक है, एनसीएफ 2005 की भाषागत अशुद्धियों को दूर करने का प्रयास किसने किया? तुम्हारा पहला विकल्प है रविन्द्रनाथ टैगोर, दूसरा है नामवर सिंह, तीसरा है प्रोफेसर यशपाल शर्मा और चौथा है दिव्यकीर्ति सिंह। सो दोस्तों आप सभी इस प्रश्न का जवाब देने की कोशिश करें। भाषागत अशुद्धियों को दूर करने का प्रयास किसने किया? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है नामवर सिंह। जो हमारे नामवर सिंह जी थे, इन्होंने एनसीएफ 2005 की भाषागत अशुद्धियों को दूर करने का प्रयास किया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा प्रश्न 9 है। एनसीएफ 2005 के तहत बालकों में प्राथमिक स्तर पर सामाजिक गुणों का विकास करने हेतु विषय संबंधित हैं। मतलब प्राथमिक स्तर पर सामाजिक गुणों का विकास करने हेतु किन विषयों को लिया गया? अगर बालकों में प्राथमिक स्तर पर सामाजिक गुणों को, सामाजिक मूल्यों को, नैतिक मूल्यों का विकास करना है तो उनमें इस चीज़ों का विकास करने के लिए किस विषय को पढ़ाया जाना उचित होगा? तो इसका पहला विकल्प है हमारा जो दिया गया है वो है भूगोल, दूसरा है राजनीतिक इतिहास, तीसरा है पर्यावरण और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो ये प्राथमिक स्तर पर विषय है जिसको लेकर बालकों में सामाजिक मूल्यों का विकास किया जाएगा। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा विकल्प 3 पर्यावरण। बालकों में पर्यावरण के विषय को लेकर उनमें प्राथमिक स्तर पर ध्यान रहे, इसमें प्राथमिक स्तर की बात की जा रही है। एक इसमें प्रश्न और बनता है जो कि उच्च प्राथमिक स्तर पर होता है, उसके लिए अलग विषयों को लिया गया है, लेकिन प्राथमिक स्तर पर हम पर्यावरण के माध्यम से, पर्यावरण शिक्षा के माध्यम से उनमें सामाजिक गुणों का विकास करेंगे। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा विकल्प 3 पर्यावरण। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। एनसीएफ 2005 के तहत बालकों में
उच्च प्राथमिक स्तर पर, ठीक है। उससे पहले जो प्रश्न था वो था प्राथमिक स्तर पर, और ये है उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक गुणों का विकास करने हेतु किन विषय को संबंधित किया गया। तो प्राथमिक स्तर पर हम जानते हैं, अभी हमने प्रीवियस पोर्शन किया है, प्राथमिक स्तर पर सामाजिक गुणों का विकास करने के लिए हमने किसको लिया था, पर्यावरण को। और उच्च प्राथमिक स्तर पर उसमें बालक में सामाजिक गुणों का विकास करने के लिए किन विषयों को लिया गया है या फिर किन विषय से संबंधित है। तो हमारा जो पहला विकल्प है वो है भूगोल व अर्थशास्त्र, दूसरा विकल्प है इतिहास, तीसरा विकल्प है राजनीतिक इतिहास, या चौथा विकल्प है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि उच्च प्राथमिक स्तर पर बालकों में सामाजिक गुणों का विकास करने हेतु भूगोल, अर्थशास्त्र, इतिहास व राजनीतिक इतिहास, इन चारों विषयों को लिया गया है। तो हमारा जो सही विकल्प होगा वो होगा विकल्प 4, उपयुक्त सभी। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इन सभी क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर कर लें और समझ लें, और ज़रूर ये इनमें से कुछ क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेंगे जो कि एनसीएफ 2005 से रिलेटेड होंगे। अगर एनसीएफ से कुछ क्वेश्चन आते हैं तो इनमें से कई क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। हमारा प्रश्न नंबर 11 है, एनसीएफ 2005 के तहत किस भाषा में बालक बालिकाओं को प्राथमिक शिक्षा देने पर बल दिया गया। एनसीएफ 2005 के तहत हम बालक बालिकों को किस भाषा में प्राथमिक स्तर पर शिक्षा प्रदान करें, तो इसके बारे में किस पर बल दिया गया। पहला है राष्ट्रीय भाषा, जो कि राष्ट्र की भाषा होगी, उस भाषा में बालकों को शिक्षा प्रदान की जाए। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय भाषा, अंतर्राष्ट्रीय भाषा में बालकों को शिक्षा प्रदान की जाए। या तीसरा है मातृभाषा, और चौथा है संस्कृत भाषा में। तो आप कई दोस्तों को इस सवाल का जवाब जरूर मालूम होगा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है मातृभाषा में, या फिर मदर टंग जिसको हम लोग बोलते हैं। बालक बालिकाओं को प्राथमिक स्तर पर एनसीएफ 2005 के तहत मातृभाषा में शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए, और इसी पर बल दिया गया। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 12 है, जो वो है एनसीएफ 2005 के तहत अधिगम हेतु किन शिक्षण सूत्र पर बल दिया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। 2005 के तहत बालकों को जो हम सिखाएंगे वो किन शिक्षण सूत्रों पर हम लोग बल देते हुए उनको अधिगम कराएंगे। हमारा जो पहला विकल्प है वो है ज्ञात से अज्ञात की ओर, मतलब बालकों को हम लोग ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र का प्रयोग करके अधिगम कराएंगे या फिर सिखाएंगे। दूसरा विकल्प है हमारा मूर्त से अमूर्त की ओर। ठीक है, ये सब शिक्षण सूत्र आपने अपने बीएड, आप जो भी डिग्री ले रखे होंगे, बीएड, बीटीसी या डीएलएड जो भी प्रवर्धित रूप है, तो उसमें आप लोगों ने इन सब सूत्रों के बारे में बहुत ही अच्छे से पढ़ा होगा। दूसरा विकल्प है मूर्त से अमूर्त की ओर। तीसरा है प्रदर्शन विधि की ओर। और चौथा है विकल्प हमारा विकल्प 1 व 2। तो जी हाँ दोस्तों, हमारा जो इस प्रश्न का सही जवाब होगा वो होगा ज्ञात से अज्ञात की ओर का भी यूज़ किया गया है, प्रयोग किया गया, और मूर्त से अमूर्त का भी प्रयोग किया गया है। तो हमारा जो विकल्प 4 होगा वो बिल्कुल सही होगा। विकल्प 4 एनसीएफ 2005 के तहत अधिगम हेतु ज्ञात से अज्ञात की ओर व मूर्त से अमूर्त की ओर शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग किया गया है। ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण पद्धति का प्रयोग सामान्यतः प्रस्तावना विधि हेतु, प्रस्तावना अगर हम किसी पाठ्य की प्रस्तावना देते हैं तो वह ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण विधि का प्रयोग करते हुए हम लोग प्रस्तावना देते हैं। इससे भी ये प्रश्न बनता है कि अगर कोई अध्यापक है वो प्रस्तावना देते हुए बालक को सिखा रहा है, किसी चीज़ के बारे में बता रहा है, तो किस शिक्षण सूत्र का प्रयोग कर रहा है, तो उसका सही जवाब होगा ज्ञात से अज्ञात की ओर। मूर्त से अमूर्त की ओर शिक्षण पद्धति का प्रयोग ज़्यादातर सहायक सामग्री जो भी हम लोग टीएलएम यूज़ करते हैं उनके प्रयोग में किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 13, भारत में अब तक एनसीएफ कितनी बार लागू हो चुका है। भारत में अब तक एनसीएफ कितनी बार लागू हो चुका है। दोस्तों आपको पता होगा कि अभी जल्दी 2020 में लगभग 15 साल के बाद हमारी एक नई शिक्षा नीति आई है। तो मैं ये उससे पहले का प्रश्न है, तो अब तक कितनी बार लागू हो चुका है। तो सबसे पहले कब लागू हुआ था, सबसे पहले लागू हुआ था 1975 यानी कि 1975 में। फिर उसके बाद दूसरी बार कब आया, ये दूसरी बार आया 1988 में, तीसरी बार आया सन 2000 में, और फिर उसके बाद आया एनसीएफ 2005। तो देखा जाए
तो एनसीएफ भारत में अब तक 4 बार लागू हो चुका है। कब कब? पहला 1975 में, फिर 1988 में, फिर इसके बाद 1988 के बाद 2000 में, फिर 2005 में। ठीक है, ये 4 बार लागू हो चुका है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा विकल्प 4 बार। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 14, एनसीएफ 2005 के निर्माण में एनसीईआरटी की तरफ से कुल कितने सदस्यों ने भाग लिया था? दोस्तों इसके बारे में आपको मैं पहले से ही बता चुका हूँ कि एनसीएफ के निर्माण में कुल 38 सदस्यों ने भाग लिया था, जिसमें कि 35 सदस्य जो थे वो क्या थे? 35 सदस्य जो थे वो एनसीएफ की कार्यकारी समिति के थे और 3 सदस्य जो थे वो एनसीईआरटी के थे। ठीक है, तो टोटल जो होते हैं कुल सदस्य थे 38, जिसमें 35 कार्यकारी समिति के और जो एनसीईआरटी की तरफ से थे 3 थे। तो एनसीईआरटी की तरफ से कुल सदस्यों ने कितने सदस्यों ने भाग लिया था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 3 सदस्यों ने भाग लिया था। तो विकल्प 4 जो होगा वो सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अंतिम प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 15, एन से अगर देखें तो 1975, 1988, 2000 और 2005। तो 2000 से पहले कब आया था? तो 2000 से पहले अगर पूछा जाए कब आया था तो सन 2000, वर्ष 2000 तरीके से ये 15 प्रश्न आपके कंप्लीट होते हैं, जिस पे ये मैंने कोशिश की है कि आपको सारे प्रश्न जहाँ से भी एनसीएफ की शुरुआत हुई है वो कंप्लीट कराया जाए। तो आशा करता हूँ आप लोगों को इससे फ़ायदा मिलेगा। आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए मुझे, मैं और ही वीडियो आपको इस टॉपिक पर आपकी तैयारी से रिलेटेड लाता रहूँगा। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।